conditions for solvability or consistency. देखिए सॉल्वेबिलिटी का मतलब ये होता है कि कोई भी कंडीशन को मैं सॉल्व कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, इसको बोलते हैं सॉल्वेबिलिटी। और उसी का मतलब होता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं ये साथ साथ एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हमने सॉल्व करने के मेथड्स देखे, जैसे एक सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक एलिमिनेशन मेथड, और हमने तरह तरह के इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स हमने वो करके देखी है, जैसे अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम हो गया, टाइम स्पीड वाला हो गया, एजेस वाला हो गया, फ्रैक्शन वाला, नंबर्स वाला। तो ये हमने अलग अलग तरीके की वर्ड प्रॉब्लम्स करके देखी। इसके बाद हम ये देखेंगे कि कभी ऐसा हो सकता है कि जैसे हम जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन इस वजह से बोला जाता है, लीनियर इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन इस वजह से बोला जाता है कि अगर उसको हम किसी ग्राफ पर प्लॉट करने की कोशिश करेंगे ना तो स्ट्रेट लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो स्ट्रेट लाइन से ही लीनियर शब्द बना है ना, इसीलिए उसको लीनियर इक्वेशन बोला जाता है। अब अगर हम कोई दो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करें और दो इक्वेशंस को सॉल्व करने पर एक रिजल्ट आए, एक आंसर आए, तो हम ये बोलेंगे कि वो जो एक सॉल्यूशन आया है उसका, उसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि जब भी कभी हम दो इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं तो दोनों इक्वेशंस को अगर ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे तो दो स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक, तो अगर इस तरीके से वो दो इक्वेशंस जो हैं, मान लीजिए एक इक्वेशन की लाइन तो ये बन गई, एक इक्वेशन की लाइन ये बन गई। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये इक्वेशन की लाइन कैसे बनती है। इक्वेशन की लाइन देखिए ऐसे बनेगी, जैसे मान लो 2x + 3y = 6 है, मान लीजिए। भाई देखिए एक इक्वेशन ही तो है, लीनियर इक्वेशन। तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँ तो ये हो जाएगा 3y = 6 - 2x और y = 6 - 2x अपॉन 3, 6 - 2x अपॉन 3, ये हो गया। अब आप एक छोटा सा टेबल बना लो यहाँ पर, और टेबल बनाकर आप एक जगह लिखिए x की वैल्यू, एक जगह लिखिए y की वैल्यू। अब देखिए अगर x की वैल्यू मैंने ले लिया 0, अगर x की वैल्यू को मैंने 0 ले लिया तो 2 × 0 0 हो गया, क्या बचेगा सिर्फ 6/3। 6/3 का मतलब क्या हो गया 2। अब सोचिए कि अगर मैंने ले लिया y की वैल्यू को 0, y की वैल्यू को अगर 0 ले लिया तो x की वैल्यू क्या आएगी 3। कैसे भाई, y तो 0 हो गया, 3 × 0 0, 6 - 2x = 0 आ जाएगा, तो 2x = 6, x = 3 आ जाएगा। ठीक है, चाहे तो कर देख लेना इसको, मैंने डायरेक्ट ऐसे करके देख लिया। तो हम क्या करेंगे कि कोई भी मेरे को अगर लीनियर इक्वेशन दे रखी है तो मैं उसके दो कोऑर्डिनेट्स यानी कि x और y की वैल्यू में दो जगह निकाल सकता हूँ, दो पेयर निकाल सकता हूँ। फिर क्या करें कि जब मेरे पास ये वैल्यूज़ आ गई तो मैं ग्राफ पर इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि 0 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 -3। तो जब x 0 है तो y2, जब x 0 है तो y2, यहाँ पर एक डॉट लगाइए। जब x 3 है तो y0, जब x 3 है तो y कुछ है ही नहीं, यानी कि y कितना है 0 है। तो इन दोनों डॉट्स को हमने ज्वाइन कर दिया तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई। इसका मतलब एक लीनियर इक्वेशन को अगर मैं ग्राफ पर प्लॉट करूँगा तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है कि दो इक्वेशंस। तो जब दो इक्वेशंस को प्लॉट करेंगे तो दो लाइनें बनेंगी। अब हो सकता है कि वो दो लाइनें इंटरसेक्ट करें। ठीक है, तो अगर दोनों लाइनों ने एक जगह इंटरसेक्ट कर दिया, किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करा, तो मैं बोलूँगा कि उसका रिजल्ट जो है इट विल बी अ यूनिक सॉल्यूशन, उसका एक यूनिक सॉल्यूशन निकल कर आएगा। पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि वो दो लाइन कभी भी इंटरसेक्ट ना करें, कभी भी इंटरसेक्ट ना करें। तो कभी भी दो लाइन्स इंटरसेक्ट, ऐसा कभी हो सकता है कि दो लाइन कभी इंटरसेक्ट ही ना करें। कब? बिल्कुल सही, जब वो दोनों के दोनों लाइन्स पूरी तरह से पैरेलल हो। जब वो लाइन्स पैरेलल होंगी तो वो कभी मिलेंगी ही नहीं, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी ही नहीं। तो जब दो लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी ही नहीं तो मैं कहूँगा देयर विल नॉट बी एनी सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा उसका। तो यहीं पर इस चीज़ का सारा जस्ट यहीं पर लाई करता है कंसिस्टेंसी मतलब अगर दो लाइन्स पैरेलल हैं भाई वो सॉल्व भी नहीं हो सकती, सॉल्वेबिलिटी की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है वो, समझ गए।
तो ये जो कंडीशंस फॉर सॉल्वेबिलिटी है इसको शॉर्ट में बोल देते हैं कंसिस्टेंसी। तो वो दो इक्वेशंस कंसिस्टेंट होंगी ही नहीं, क्योंकि वो दोनों आपस में इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही हैं, मतलब सॉल्व ही नहीं हो सकती। तो उस क्वेश्चन को वहीं छोड़ देना है, ठीक। अच्छा, एक चीज़ तो ये हो गई कि एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करा, एक चीज़ ये हो गई कि कहीं इंटरसेक्ट करा ही नहीं। एक चीज़ ऐसी भी तो हो सकती है फिर एक दूसरे के ऊपर लाई करती रहे। एक चीज़ ये भी तो हो सकती है कि पूरी तरीके से वो ओवरलैप कर जाए, एक लाइन पड़ी हुई है उसी के ऊपर दूसरी लाइन भी पड़ी हुई है, तो इसका मतलब वो दो लाइंस एक दूसरे को कितने पॉइंट्स पर टच कर रही हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स पर टच कर रही हैं। तो ये दो लाइंस एक लाइन ये कितने पॉइंट पर टच कर रही है, एक पॉइंट पर। तो देयर विल बी ओनली वन सॉल्यूशन को बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। कोई लाइन किसी को बिल्कुल भी टच नहीं कर रही है तो देयर विल बी नो सॉल्यूशन। कोई लाइन दूसरी लाइन के ऊपर पड़ी हुई है, ओवरलैपिंग लाइन है, या फिर हम उनको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस, जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्ड रहती हैं। तो वो बहुत सारे पॉइंट्स पर एक दूसरे को टच कर रही है, तो हमने कहा देयर विल बी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ठीक है। तो तीन कंडीशन बनेगी, उसके अलावा और कोई चौथी कंडीशन नहीं होगी। कोई भी लाइन ऐसी नहीं हो सकती कि वो किसी दूसरी लाइन को दो पॉइंट्स पर टच करे, नहीं हो सकता ऐसा, ठीक है। कभी भी नहीं हो सकता कि ये लाइन जो है इसने इसको इस पॉइंट पर टच कर दिया तो ऐसा थोड़ी है कहीं से घूम फिर कर दोबारा आकर टच कर जाएगी कहीं पर, नहीं कर सकती। तो लाइन अगर टच करेगी, इंटरसेक्ट करती हुई काटते हुए निकलेगी, तो या तो एक पॉइंट पर काटेगी और या फिर सभी पॉइंट्स पर काट देगी, सभी पॉइंट्स पर टच करेगी, मतलब कंप्लीटली ओवरलैप, और या फिर बिल्कुल भी कहीं पर टच करेगी ही नहीं। तो यही तीन कंडीशंस हैं जो आपको लिखनी है। फर्स्ट लिखेंगे, आप लिखिएगा इफ देयर इज there is a system of equations a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus b2y plus c2 is equal to 0। तो अगर दो इक्वेशंस हैं, हम यही तो देखते हैं, जो स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन होगी वो ना ऐसे होगी, ax plus by इज इक्वल टू सी नहीं होगा, सी को इधर ले आओ, ठीक है। आप कहेंगे नहीं ये तो उस फॉर्म की है नहीं, तो उसको भी ऐसे लिखा जा सकता है बेटा, ऐसे 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो a हो गया 2, b हो गया 3 और c क्या हो गया -6, ठीक है। तो ये इस तरीके से लिखा जा सकता है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये एक लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो मैंने कहा देयर आर टू लीनियर इक्वेशंस, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 पहली इक्वेशन, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 दूसरी इक्वेशन। दो इक्वेशंस होगी। फिर लिखिएगा these equations are consistent these equations are consistent का मतलब क्या है बेटा, सॉल्वेबल, सॉल्व करी जा सकती है। these equations are consistent if a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, if a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2। in this case lines represented by, इसको बोलिए बेटा इक्वेशन नंबर 1, इसको बोलिए इक्वेशन नंबर 2। लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 are इंटरसेक्टिंग को अंडरलाइन करिए विद अ यूनिक सॉल्यूशन। अ
यूनिक सॉल्यूशन, इसको भी अंडरलाइन करिए, आर इंटरसेक्टिंग विद अ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक, सेकंड लिखिएगा, these equations are consistent with infinitely many these equations are consistent with infinitely many solutions, consistent with infinitely many solutions if A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2. यहाँ पर आप नोट करेंगे in this case lines represented by equation 1 and 2 are coincident or overlapping. Third, है these equations are inconsistent if A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is not equal to C1 upon C2 is not equal to C1 upon C2 and there will be no solution अंडरलाइन करिए इसको, नो सॉल्यूशन को। In this case lines represented by equation 1 and 2 are parallel and non-coincident. ठीक है, तो ये 3 केसेस होते हैं। अब इन पर क्वेश्चंस किस तरीके के बनते हैं वो देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 1, in each of the
each of the following systems of equations, in each of the following systems of equations, in each of the following systems of equations, determine whether the system has a unique solution. Determine whether the system has a unique solution, comma, no solution, or infinitely many solutions, full stop. In case there is a unique solution, comma, find it. First part है 2x plus 3y is equal to 7. सॉल्यूशन निकालने के लिए सिर्फ ग्राफिकल मेथड ही है, कोई और भी है? किसी भी मेथड में कोई ग्राफिकल के अलावा आपका एलिमिनेशन हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया, ठीक है। 2x plus 3y is equal to 7 and 6x plus 5y is equal to 11. अब ये बताना है कि इनका सॉल्यूशन जो है वो कैसा निकलेगा, यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा, नो सॉल्यूशन निकलेगा या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन निकलेगा। और अगर यूनिक सॉल्यूशन निकलता है तो आपको वो सॉल्यूशन भी बताना होगा। जो हमने जितने भी क्वेश्चंस करे हैं ना इसके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के जितने भी क्वेश्चन करे हैं जिसमें एक्स और वाई की वैल्यू निकली है वो सारे यूनिक सॉल्यूशन ही थे। कहीं पर ऐसा तो नहीं था कि एक्स की बहुत सारी वैल्यू आ रही है, वाई की बहुत सारी वैल्यू आ रही है, ऐसा तो नहीं था। तो हमने जितने भी सॉल्यूशंस करे हैं, जितने भी इक्वेशन सॉल्व करी हैं, वहाँ पर एक्स की सिंगल वैल्यू, वाई की भी सिंगल वैल्यू आई, यानी कि वो यूनिक सॉल्यूशन ही हमको मिला था। तो अब जरा उसी चीज़ को बताएं। एक्स और वाई की और वैल्यू भी आ सकती थी ना, पर हाँ अगर और वैल्यू आएगी नहीं, और वैल्यू नहीं आएगी, यूनिक सॉल्यूशन में नहीं आएगी। तो हमने क्वेश्चंस करे उनसे, हाँ जो क्वेश्चंस करे उनमें एक्स और वाई की सिंगल ही वैल्यू आ रही है। एक दो कोई क्वेश्चन हो जिसमें दो केसेस हों तो बात अलग है, नहीं तो सब में सिंगल वैल्यू ही आ रही है। अब देखिएगा, इसको लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, ax plus by plus c is equal to 0, है ना भाई? बता दो कैसे लिखेंगे? ये हो जाएगा 2x plus 3y और प्लस 7 को इधर ले आएंगे तो -7 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1 और दूसरा हो गया 6x plus 5y minus 11 is equal to 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो कंपेयर दिस इक्वेशंस विद a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, ठीक है। तो इससे कंपेयर करना है तो a1 कितना हो गया 2, b1 कितना हो गया 3 और c1 कितना हो गया -7। अच्छा a2 कितना हो गया 6। दूसरी वाली इक्वेशन का x वाला कोफिशिएंट क्या है, वो a2 है। दूसरी इक्वेशन का y का कोफिशिएंट क्या है 5, वो b2 है, b2 इज इक्वल टू 5। और हम कांस्टेंट टर्म c2 वो कितना है -11, c2 है -11। तो हमारे पास a1 b1 c1 और a2 b2 c2 ये आ गया। अब
हमें यही 3 कंडीशंस जो मैंने लिखवाई यही चेक करनी है, तो पहले A1/A2 निकालूंगा, ठीक है। तो A1/A2 फाइंड आउट करते हैं। A1/A2, तो देखिए A1 क्या है 2 और A2 क्या है 6। 2 1 2, 2 3 6, 1/3। फिर है B1/B2, तो B1 क्या है 3 और B2 क्या है 5। अब आप देखिए A1/A2 तो 1/3 है, B1/B2 3/5 है, तो दोनों इक्वल तो है नहीं, ठीक है। तो हम ये कहेंगे सिंस A1/A2 is not equal to B1/B2, so the system of equations is consistent with a unique solution, ठीक है। क्वेश्चन में ये दिया गया था कि अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो वो यूनिक सॉल्यूशन बताओ। तो यूनिक सॉल्यूशन कैसे बताएंगे, बताते ही आ रहे हैं, अब तक यूनिक सॉल्यूशन है, इतनी इक्वेशन ही सॉल्व कर रहे हैं, कर लो चाहे तो एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन से जैसे मन करे। तो आप ये देखिए 2x + 3y = 7 और 6x + 5y = 11। 5 और 3 का एलसीएम 15, 6 और 2 का एलसीएम 6। तो ज़्यादा बेटर ये है कि इनको एलिमिनेट कर देते हैं। इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, बस इस वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना है, ये तो 6 की, ठीक है ना। तो ज़्यादा आसान ये रहेगा। तो 3 2 6x, 3 3 9y और 3 7 पार्ट में ऐसे कंपेयर किसी क्वेश्चन का आंसर हो रही है। हाँ, हर पार्ट में ऐसी ब्रॉड प्रेडिक्शन हो रही है। नहीं, वो तो मैंने समझाने के लिए लिखा है आपको। ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कितने नंबर का आता है। बस ये आपको स्मार्टली पेपर अटेम्प्ट करना है। आपको ये देखना है कि अगर क्वेश्चन 3 या 4 नंबर का है तो ये पूरा इलेबोरेट करके लिखो। अगर मान लो 1 नंबर का आ गया तो भाई फिर A1/B1, A1/A2, B1/B2 सीधा करना, फिर इतनी मेहनत करके दिखाने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज़ आपको देखनी होगी कि क्वेश्चन कितने नंबर का है, मैं उस हिसाब से उसको लंबा या छोटा कर लूँ, ठीक। तो देखिए 6x + 9y = 21, मैंने 3 से मल्टीप्लाई करा फर्स्ट इक्वेशन को, सेकंड इक्वेशन को छोड़िए एज इट इज़। 6x + 5y = 11, सब्ट्रैक्ट करिए, माइनस माइनस माइनस, नीचे वालों के साइन चेंज, 6x कैंसिल हो गया, 9y - 5y हो गया, 10 का 4y, 21 - 11 बोलो 10 हो गया, ठीक है। हाँ 10 आ गया ना। तो y = 10/4, y की वैल्यू आ गई 2.5। आप चाहो तो इसको फ्रैक्शन में 5/2 भी लिख सकते हो। तो y की वैल्यू 2.5 आ गई। उसके बाद x की वैल्यू निकालनी है, किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए। This value of y in equation 1 में डाल दो। तो 2x + 3y = 7, 3 × 2.5, 3 × 2.5 कितना हो गया 7.5। माइनस का x की वैल्यू आ गई माइनस का 0.25, ठीक है। इसका आंसर और -1/4, 0.1, हाँ ठीक है ना। तो x की और y की ये दो वैल्यूज़ आ गई, यही वैल्यूज़ आएंगी दो, कोई और वैल्यूज़ नहीं आएंगी, क्योंकि ये यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं भाई, तीनों क्लियर है? Yes, sir.
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं फिर। सेकंड पार्ट देखिएगा इसका। तो ये हमारा यूनिक सॉल्यूशन वाला था। कैसे पता चला? v1/e2 इज नॉट इक्वल टू v1/v2 से हमको ये पता चल गया। ठीक, अगला देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में है 6x + 5y = 11। और दूसरी इक्वेशन है 9x + 15/2y। x + 15/2y = 21। अब 11 को इधर ले आओ। 6x + 5y - 11 = 0, इक्वेशन नंबर 1। और ये हो गया 9x + 15/2y। 21 को इधर ले आओ, -21। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब compare these equations with हाँ पैरेलल आ रही है, अच्छी बात है। बाकी वो चीज करके देखेंगे। v1x + b1y + c1 = 0। b2x + b2y + c2 = 0। ये हो गया। तो हाँ जी, a1/a2 क्या हो जाएगा? 6/9। 6/9, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 2/3। b1/b2 2/3। 5/15/2। 5/15/2 का मतलब क्या हो गया? 5/15/2 का मतलब क्या हो गया कि 5 / 15/2। जिनको ना समझ में आए ऐसे लिख लेना इसको। जब किसी नंबर से कोई रैशनल नंबर डिवीजन में आता है तो ये हो जाएगा 5 × 2/15, 5 1 = 5, 5 3 = 15, 2/3। तो a1/a2 और b1/b2 तो इक्वल आ गए। जब ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो फिर c1/c2 भी चेक करना पड़ता है। तो c1/c2 भी चेक करेंगे। c1/c2 कितना है? ये है -11/-21। -11/-21, माइनस से माइनस कर दिया, ये आ गया 11/20। Therefore, a1/a2 = b1/b2 is not equal to c1/c2। तो ये c1/c2 के इक्वल नहीं है। तो जब ये वाली कंडीशन आ गई तो कौन सी है? ये थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन का मतलब क्या? लाइंस आर पैरेलल, देयर कैन नॉट बी एनी सॉल्यूशन, देयर इज नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे हेंस द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट विद नो सॉल्यूशन। मतलब लाइंस जो हैं वो आपस में पैरेलल होंगी। इनकंसिस्टेंट मतलब? इनकंसिस्टेंट का मतलब सॉल्व भी नहीं हो सकता लाइंस आपस में पैरेलल हो। ठीक है, अच्छा जी, थर्ड देखिएगा। -3x + 4y = 5। -3x + 4y = 5। 9/2x
माइनस 6y प्लस 15/2 इज इक्वल टू 0 ये है। तो फिर वही काम करना है, हमको पहले लिखेंगे उस फॉर्म में a1x प्लस b1y प्लस c1 ठीक। माइनस 3x प्लस 4y प्लस 5 को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा माइनस 5 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। और ये हो गया 9/2x माइनस 6y प्लस 15/2 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। फिर वही करना है, compare these equations with a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, a1 is equal to minus 3, b1 is equal to plus का 4, c1 is equal to minus 5, a2 is equal to 9/2, b2 is equal to minus 6 और c2 is equal to 15/2। ये हो गया a1/a2 is equal to minus 3/9/2। ये क्या हो जाएगा माइनस 3 डिवाइडेड बाई 9/2 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2/9, 3 1 जा 3 3 3 जा 9। a1/a2 का रिजल्ट क्या आ गया माइनस 2/3। फिर देखिएगा b1/b2 b1/b2 4/-6, 2 2 जा 4 2 3 जा 6, 2/-3 को हम माइनस 2/3 भी बोल सकते हैं। प्लस डिवाइडेड बाई माइनस का ओवरऑल रिजल्ट माइनस आ जाएगा। सही है, समझ रहे हैं? आवाज़ नहीं, मास्क नहीं सर। चलिए c1/c2 देखते हैं। तो c1/c2 क्या हो गया माइनस 5/15/2 माइनस 5/15/2। तो ये क्या हो जाएगा माइनस 5 डिवाइडेड बाई 15/2। इसको बोलेंगे माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई 2/15, 5 1 जा 5 5 3 जा 15, तो 2/2 नीचे 3 विद माइनस साइन, तो माइनस 2/3 माइनस 2/3। तो हम ये कहेंगे सिंस a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2, hence the system of equations is consistent तो है लेकिन infinitely many solutions के साथ, consistent with infinitely many solutions। infinitely many solutions। अच्छा चलिए ठीक है। चलो वैसे तो मतलब आपके लेवल से काफ़ी ऊंचा है क्वेश्चन, 12th क्लास में करवाया जाता है ये जो आप पूछ रहे थे ना, वही ना फिजिक्स वाला। ठीक है, क्या अरे HC वर्मा में दे रखा है ना, तो HC वर्मा 10th वाली में। हाँ अच्छा, तो डराने के लिए दे रखा है। चलिए मैं आपको बताता हूँ, इसमें ना ऐसा है भाई, हम ना थोड़ा सा ज़रा टॉपिक से डेविएट हो रहे हैं। एक उन्होंने फिजिक्स में क्वेश्चन पूछा था, वो वाला बताता हूँ। अभी बच्चे ध्यान से सुनना, इसको नोट वोट करने की जरूरत नहीं है, मर्जी है चाहे तो कर लो चाहे तो मत करो।
क्या लेवल का नहीं तो फालतू का करते हैं। मर्जी है, नहीं तो 2 साल बाद तो करना ही है। मैं इसको बिल्कुल नहीं करूँगा। अच्छी वर्मा में है, अच्छी वर्मा। ज़्यादा बुखार मत पालो, वो- एनसीईआरटी कर लो। अच्छा, अच्छी वर्मा के बारे में सब जानते हैं ना, हाँ। वो मीम्स भी देखी होंगी, है ना, अमिताभ बच्चन और शशि कपूर वाला, वो भी देखा होगा फोटो, नहीं देखा? एक बड़ी फेमस फिल्म थी, उस फिल्म में 2 भाई होते हैं, नाम बता दो। नाम भूल गया, दीवार, हाँ। तो उसमें अमिताभ बच्चन, मतलब जब मैं भी पैदा नहीं हुआ था तब, बहुत पुरानी फिल्म है। तो उसमें ये होता है कि 2 भाई होते हैं, उनके फादर होते नहीं हैं, तो दोनों भाई अलग अलग रास्ता चुन लेते हैं। एक भाई बड़ा ईमानदार होता है और एक भाई बदमाश होता है। तो एक भाई पढ़ाई लिखाई करके बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर बन जाता है और एक भाई गुंडागर्दी करके बहुत बड़ा डॉन बन जाता है। तो बहुत दिनों बाद में दोनों भाई मिलते हैं, है ना। बस ये script है। तो सुना है कि नहीं ये मेरा डायलॉग? बॉलीवुड के पास यही script है। तो वो एक डायलॉग था उसमें, जब वो दोनों भाई बहुत सालों बाद मिलते हैं ना, तो वो आता है, वो पुलिस की वर्दी पहनकर, और वो आता है बड़ा सूट बूट, बड़ा कायदे से कपड़े वपड़े पहन कर आता है। तो वो कहता है मैंने ये करा, मैंने वो करा। तो वो कहता है कि आज मेरे पास रुपया है, पैसा है, बंगला है, गाड़ी है, ये है, वो है, तेरे पास क्या है? तो वो बोलता है कि मेरे पास माँ है। तो उसकी माँ जो है वो उसके साथ रह रही होती है, वो कहती है कि मुझे इस बदमाश के साथ नहीं रहना। तो अब ये तो एक छोटा सा मैंने आपको सीन बता दिया। अब जो मीम्स चल रही हैं आप लोगों के समझ में जो आएगी वो क्या चलती हैं कि जो अभी तुमने डायलॉग बोला उससे याद आ गया, वो अभी तुमने बोला ना वो एनसीईआरटी वाला, तो उससे वो चीज़ याद आ गई। तो उसमें अमिताभ बच्चन खड़ा होता है और उसके हाथ में ना बहुत सारी किताबें होती हैं, किताबों का ढेर होता है बहुत सारा। तो वो कहता है मेरे पास एमएल खन्ना है, मेरे पास एचसी वर्मा है, मेरे पास हीरोडोव है, तेरे पास क्या है? तो वो कहता है मेरे पास एनसीईआरटी। और मैं आपको ना आज ये गूगल से, आप भी सर्च कर सकते हो, मैं गूगल से सर्च करके फ़ोटो भेजूँगा इसकी। बहुत ट्रेंडिंग हुआ था, बहुत चला था। तो वही है कि 12th क्लास में, 11th में तो नहीं खैर, 12th में बच्चे क्या करते हैं, पूरे साल अच्छी वर्मा भी ले, ये भी, अब पता नहीं कौन कौन सी बुक्स में लगे रहते हैं। जब दिखाई देता है ना भैया लास्ट के 2 महीने बचे हैं, अब कोई भरोसा नहीं है, अब एनसीईआरटी सहारा लगाएगी, बेड़ा पार लगाएगी, फिर एनसीईआरटी करने बैठते हैं। खैर एनसीईआरटी बेसिक के लिए तो बहुत अच्छी है, लेकिन उसके बाद एडवांस के लिए अच्छी वर्मा बहुत बढ़िया है। ध्यान से सुनो, इन्होंने सवाल बहुत अच्छा पूछा है, देखिए सुन लीजिए सारे बच्चे, कहानी की तरह समझाऊंगा इसको। यहाँ पर एक ना हमने जो रिफ्रैक्शन वाला एक्सपेरिमेंट करा था, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हमने जो देखा था, तो उसमें ना हमने एक चीज़ देखी थी कि एक रिफ्रैक्टिंग ग्लास स्लैब है। ग्लास स्लैब यानी कि एक रेक्टेंगुलर टुकड़ा है, कांच का एक रेक्टेंगुलर टुकड़ा है, एक पीस है। तो हम क्या करते थे कि यहाँ से ऑब्लिकली यानी कि एट एन एंगल एक लाइट रे स्ट्राइक करती थी ऐसे। तो इसको हम बोल देते थे एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको बोलते थे एंगल ऑफ इंसिडेंस। और फिर ये एयर है, और ये ग्लास है, एयर है और ग्लास है। तो क्या होता है कि रेयर से डेंसर में जब लाइट रे एंटर करती है तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये हो जाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये हो जाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब इसके बाद ये हमने क्या करा कि एयर से और ग्लास में लाइट रे एंटर कर रही है, यानी कि रेयर से डेंसर मीडियम में लाइट रे एंटर कर रही है। अब जो इन्होंने क्वेश्चन, जो आपने क्वेश्चन पूछा था ना, जो आपने क्वेश्चन पूछा था उसमें लाइट रे हमेशा डेंसर से रेयरर में ही जाएगी, रेयरर से डेंसर में नहीं जा सकती। क्रिटिकल एंगल क्या होता है वो बताओ। ये डेंसर मीडियम में ग्लास है, यहाँ से एक लाइट रे ऐसे स्ट्राइक करी हुई, ध्यान से सुन लीजिए, मैं कह रहा हूँ ध्यान से सुन लो, पता नहीं कहाँ सर आपने कहा तो बाद में पढ़ेंगे तो बाद में देखेंगे, अभी क्या फायदा। तो देख लो। अब ये आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, हम डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहे हैं। तो कायदे से तो ये लाइट रे ऐसे सीधी निकलती, बट इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि रेयर मीडियम में जाते ही स्पीड ऑफ लाइट बढ़ जाती है।
तो ये ऐसे हो जाएगी, ये हो गया हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। फिर हम पता धीरे धीरे करते क्या हैं, हम धीरे धीरे एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा थोड़ा एक एक डिग्री बढ़ाते चले जाते हैं। मान लो 30 डिग्री था, फिर मैं बढ़ाकर 31 डिग्री करूँगा, फिर 32 करूँगा, फिर 33 करूँगा। तो मैं कब तक करता चला जाऊँगा, जब तक बता रहा हूँ अभी, वो हम कब तक करते चले जाएंगे जब तक ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ना, ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये स्ट्रेट ना हो जाए, ये अलाइन ना कर जाए इसके साथ। सुनिएगा, मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते गए और इस इंस्टेंट पर अगर हमारा जो रिफ्रैक्टेड रे है ना, रिफ्रैक्टेड रे इसकी सरफेस शांति में रिफ्रैक्टेड रे इसकी सरफेस के पैरेलल हो गई, इस पर सरफेस पर अलाइन करने लगी, ओवरलैप कर गई। तो ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये नॉर्मल के साथ अब क्या एंगल बना रही है, 90 डिग्री। ठीक है, तो हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या बन जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू ईटा, सॉरी आपको तो ईटा पता है ईटा। और इस केस में जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होता है, तो इस केस में जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, इसको हम क्रिटिकल एंगल बोल देते हैं, साइन आई सी और अपॉन साइन 90। भाई जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी है बता दो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, बोलो 1। तो साइन आई सी इज इक्वल टू ईटा। ठीक है, तो इसको मैं क्रिटिकल एंगल बोलता हूँ। बेसिकली ये है एंगल ऑफ इंसिडेंसी। अब पता है क्या होता है, अब ऐसा होता है कि आपने तो ये ठान लिया था कि मैं धीरे धीरे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाता चला जाऊँगा। कब तक बढ़ाता चला जाऊँगा, जब तक एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री ना हो जाए। अब सोचो आपने इसको क्रिटिकल एंगल से भी जरा सा आगे बढ़ा दिया, थोड़ा सा और बढ़ा दिया, तो ये एंगल भी बढ़ जाएगा। भाई धीरे धीरे ये एंगल इतना था, ये बढ़ते ये एंगल इतना था, ये बढ़ते 90 डिग्री हो गया। आपने क्रिटिकल एंगल मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा सा और बढ़ाया, तो ये एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया। 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया तो ये रे ऑफ लाइट कहाँ जाएगी, अंदर ही आ जाएगी, अंदर ही आ जाएगी। ये फिनोमिना कहलाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये होता रिफ्रैक्शन ही है, ये होता रिफ्रैक्शन ही है। रिफ्रैक्शन वाला जो एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो इतना बढ़ गया कि 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया। 90 डिग्री से ज़्यादा होने का मतलब क्या, जिस मीडियम से गया वापस घूमकर उसी मीडियम में आ गया। ग्लिटरिंग ऑफ डायमंड इसी वजह से होता है। ये डायमंड में से लाइट रे कभी बाहर निकलती ही नहीं है, तो लाइट रे अंदर ही स्ट्राइक कर करके बार बार टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होकर अंदर ही घूमती रहती है। तो उसको घुमा कर किसी भी एंगल पर देखो चमचमाता हुआ नजर आता है। ठीक है, रेनबो इसी तरह से हमको दिखाई देता है, क्योंकि रेनबो में पूरा जो एटमॉस्फेयर है उस पर छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं, वो प्रिज्म की तरह एक्ट करती है। अभी प्रिज्म क्या है वो आपको पता नहीं, बताऊंगा ह्यूमन आई वाले चैप्टर में। तो कुल मिलाकर ये जो क्रिटिकल एंगल वाला जो है ना कॉन्सेप्ट, क्रिटिकल एंगल वाला 2 साल बाद की कहानी है। ये 2 साल बाद की कहानी है, इसमें बहुत सारा करना क्योंकि उसको 90 डिग्री लाना है। हाँ वैसे करना क्योंकि इसे मतलब स्ट्रेट लाइन में लगाना है। एक्सपेरिमेंट है, हम कर करके देख रहे हैं, हम कर करके देख रहे हैं। अरे स्प्रे बॉटल होती है, स्प्रे बॉटल होती है, तो स्प्रे बॉटल को हम ऐसे ऐसे फुसफुस करके देखते हैं, तो थोड़ा टाइट करते हैं, देखते हैं कि कितने छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बना सकते हैं। फिर क्या हुआ कि हम करते रहे, बहुत ज़बरदस्त ब्राइट सनी डे है, बहुत ज़बरदस्त ब्राइट सनी डे है। और वो सनी डे कौन सा वाला है, जब बारिश होकर निपटी है। अभी बारिश हो गई तो एटमॉस्फेयर में धूल धुआं वगैरह कुछ भी नहीं है, एटमॉस्फेयर पूरी तरह से साफ़ है और धूप निकल आई। उसके बाद आप फटाफट बालकनी में जाओ, स्प्रे बॉटल लेकर पूरी तरह से इतना टाइट कर लो कि अब जो स्प्रे की ड्रॉपलेट्स हैं वो बहुत छोटी छोटी हैं, बहुत बारीक हैं। और फिर आप उसको सन के सामने करके ऐसे आप फुस करके देखना, और फिर देखना आपको रेनबो अपने आप ही नज़र आ जाएगा। आप खुद ही बना सकते हो रेनबो, अलग अलग रंग बिरंगी लाइटें आपको नज़र आएंगी उसी में। वो जो ऐसे फ्लोट करेगा ना हवा में, तो वो अलग अलग लाइटें आपको नज़र आएंगी। तो ये क्या है, ये एक्सपेरिमेंट है। तो इसी तरह से इसमें भी एक्सपेरिमेंट करके हम देखते रहे कि धीरे धीरे के चलो बढ़ाकर देखते हैं, क्योंकि दिमाग में आया कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहा हूँ तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ रहा है, इसकी लिमिट चेक करते हैं। चलो कहते हैं ना, ये इसको परेशान करते हैं, तो इसकी लिमिट चेक करते हैं। ये क्या होती है, अच्छा सर लग गया मुझे, नहीं बस वही था, वही वाला। तो उसका ये हो गया कि भाई लिमिट चेक करते हैं, तो बढ़ाते गए एंगल ऑफ इंसिडेंस, बढ़ाते गए, कब तक बढ़ाते गए, जब तक 90 डिग्री ना हो जाए। तो मैंने कहा 90 डिग्री तक तो ये रिफ्रैक्ट हो रहा है, उसके बाद रिफ्रैक्शन नहीं है। रिफ्रैक्शन कब होता है, जब एक मीडियम से लाइट रे दूसरे मीडियम में जाती है तो घूमकर वापस आ रही है। तो इसलिए इसको बोल दिया जाता है TIR,
ह्यूमन आई वाले में करेंगे, लेकिन क्रिटिकल एंगल की आपको ज़रूरत नहीं है ना, छोड़ देना उसको। चलिए जी, ओके थैंक यू सर। ओके।